तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरी एक और नई एक्सप्लेनेशन के अंदर। मार्शल पीक की इस एपिसोड की शुरुआत में यांकाई अभी भी सीढ़ियों को चढ़ रहा होता है। वो इनहेरिटेंस मेंशन की काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। पीछे मुड़ते हुए कहता है, लगता है बाकी सभी मेंबर्स अब तक हार मान चुके हैं, मैं ही अकेला यहाँ पे पहुँच पाया। पर जैसे वो आखिरी सीढ़ी पर कदम रखता है, उसके ऊपर काफी प्रेशर फील होता है। इस तरीके की प्रेशर को यांकाई ने पहले भी फील किया था। वो कहता है, इस तरीके की प्रेशर मुझे रोक नहीं सकता। पर वो पूरी ताकत लगाकर इस प्रेशर से फ्री हो गया होता है। प्रेशर से फ्री होते ही उसकी एक ब्रेक थ्रू हो जाता है। वो इनिशियल एलिमेंटल स्टेज की 8 लेवल पर पहुंच चुका था। इससे तो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। पर जैसे ही वो इनहेरिटेंस मेंशन की ओर आगे जाने की कोशिश करता है, वो काफी हैरान हो जाता है। इनहेरिटेंस मेंशन की आगे की रास्ता तो बर्फ से पूरी तरीके से ढका हुआ था। इस बर्फ की दीवार को ध्यान से एग्जामिन करते हुए वो समझ जाता है, एक बात तो कंफर्म हो जाता है कि इसके आगे ही इनहेरिटेंस मौजूद है। पर ऐसा हो भी सकता है कि मैं यहाँ पे अकेले ना पहुँच जाऊँ, मुझसे पहले भी यहाँ पे कोई पहुँच चुका है। अगर मुझे इसके अंदर जाना है तो मुझे इस बर्फ की दीवार को हर हाल में तोड़ना होगा। यांकाई इसके लिए रेडी हो गया होता है और अपनी फ्लेम क्रिएशन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए इस बर्फ की दीवार पर अटैक करता है। इसके ऊपर तो उसकी अटैक की कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। ये देखने की बात तो यांकाई भी परेशानी में पड़ जाता है। वो कहता है, इस दीवार को क्रिएट करने वाले की कल्टीवेशन यकीनन काफी हाई स्टेज तक होगा। ये बर्फ की दीवार इंग एलिमेंट से रिलेटेड है और इंग एलिमेंट यांग एलिमेंट की पूरी तरीके से ऑपोजिट है और एक दूसरे ही सप्रेस कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं गेट फ्लेम क्रिएशन आर्ट के अंदर अपनी यांग एनर्जी को कंबाइन करते हुए अटैक करूं तो शायद से ये दीवार टूट जाए। और यांकाई ऐसा ही करने लगता है। ग्रेट फ्लेम क्रिएशन आर्ट के अंदर अपनी यांग एलिमेंट्स को कंबाइन करते हुए एक पावरफुल अटैक इस बर्फ की दीवार के ऊपर कर दिया होता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एक ही अटैक में उस बर्फ की दीवार के अंदर कैक्स पड़ गए थे और काफी इजीली वो दीवार भी टूट गया होता है। यांकाई इनहेरिटेंस मेंशन के अंदर देखने की बात तो काफी ज्यादा खुश होने के साथ साथ शॉक हो गया होता है। इनहेरिटेंस मेंशन की सामने यानी कि ऊपर ड्रैगन एंड फिनिक्स स्पिरिट फ्लाई कर रहे होते हैं। यांकाई ज्यादा देरी न करते हुए तुरंत ही मेंशन के अंदर पहुंच गए होते हैं, जहाँ पे पहले से ही एक एनर्जी बॉल के अंदर ड्रैगन एंड फिनिक्स स्पिरिट मौजूद होते हैं। यांकाई कहता है, यही होना चाहिए ड्रैगन एंड फिनिक्स इनहेरिटेंस। तभी अचानक से ही उसकी नजर पास ही मेडिटेट करते हुए एक पर्सन के ऊपर पड़ता है, जो कि होती है सुयान। और वो कहता है, मिस सुयान आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये सुनने की बात सुयान कहती है, फाइनली यांकाई तुम बर्फ की दीवार को तोड़ते हुए यहाँ पे पहुँच गए। ये सुनने की बात यांकाई भी थोड़ा सा शॉक होता है। इसके बाद सुयान कहती है, असल में मैंने इस इनहेरिटेंस के बारे में पता लगा लिया। इस इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए 2 कल्टीवेटर्स की होना सबसे ज्यादा जरूरी है। 2 कल्टीवेटर एक साथ होकर ही इसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक कल्टीवेटर के पास इंग एनर्जी मौजूद होना चाहिए, जो कि मेरे पास पहले से ही मौजूद है, और दूसरा कल्टीवेटर के अंदर यांग एनर्जी। वहाँ पे जो दीवार लगा था वो मैंने ही लगाया था। यांकाई कहता है, तो आपके कहने का मतलब मैं समझ गया। आप इस इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए एक ऐसी पर्सन को ढूंढ रहे थे जिसके अंदर यांग एलिमेंटल एनर्जी हो, और वही शायद से इस दीवार को तोड़ सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे पहुँच गया। मिस सुयान कहती है, तुमने सही समझा। अगर यहाँ पे कोई ना आता तो मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था कि मैं इस इनहेरिटेंस को कभी भी हासिल कर पाऊंगा, पर तुम यहाँ पे पहुँच चुके हो। यांकाई ज्यादा लेट ना करते हुए मिस सुयान से कहता है, सुयान प्लीज आप ये बताइए कि इस इनहेरिटेंस को किस तरीके से हासिल किया जाए। दोनों ही कल्टीवेशन स्टेज में बैठते हुए सुयान कहती है, दोनों ही एक साथ अपनी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन एंड फिनिक्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। ध्यान रहे ये दोनों चीजें ही एक साथ होना चाहिए, तभी शायद से हम इनहेरिटेंस को हासिल कर पाए। यांकाई और मिस सुयान भी ऐसा ही करने लगती है, जहाँ पे दोनों ही ड्रैगन एंड फिनिक्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जो कि सीधा ही उनकी बॉडी के अंदर चला गया था। इसी के साथ साथ आसपास की जितनी भी इंग और यांग एनर्जी होता है उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा था। इससे दोनों को पेन और तकलीफ तो काफी ज्यादा हो रहा था। यांकाई कहता है, शायद से इसका इस्तेमाल करते हुए मैं की ट्रांसफॉर्मेशन रियलम तक काफी इजीली ब्रेक थ्रू कर पाऊं, पर ऐसा हो सकता है कि हम दोनों इस आग में पहुंच पाए। और वो दोनों अपनी पूरी ध्यान लगाकर अपनी अपनी कल्टीवेशन में ध्यान दे रहे होते हैं। पर हम यांकाई की स्पिरिचुअल सी के अंदर देखते हैं, जहाँ पे ड्रैगन स्पिरिट काफी ज्यादा रिएक्ट कर रहा था। इसकी वजह से यांकाई धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो रहा था। इसी के साथ साथ उसके यानी कि सुयान के साथ बिताए हुए गंदी थॉट्स उसे आने लगते हैं। वो कहते हैं, मैं इस तरीके से अनकॉन्शियस नहीं हो सकता और न ही सुयान के साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं इसे कंट्रोल कर पाऊँ। और यांकाई अपनी यांग चेन्स का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर इसमें उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। पर इतनी ज्यादा अमाउंट में इंग एनर्जी की
वजह से सुयान की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। उसकी बॉडी के अंदर मेरिडियंस पूरी तरीके से फ्रीज हो रहे होते हैं। ये देखने की बाद यांग काई भी इसके बारे में समझ जाता है और वो कहता है मुझे जल्द से जल्द कुछ न कुछ तो करना ही होगा, पर वो सुयान के साथ गंदी काम नहीं कर सकता था। पर अगर यहाँ पे उन दोनों को ही जिंदा रहना है तो उन दोनों की एनर्जीज को स्टेबल करने के लिए एनर्जी एक दूसरे के साथ शेयर करना होगा। यांग काई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसे मिस जिया के साथ हुई इंसिडेंट के बारे में पूरी तरीके से याद है। पर यांग काई की बॉडी के अंदर जो इंग्रेडिएंट बीस्ट होता है वो तुरंत ही बाहर आ चुका होता है और यहाँ पे यांग काई और सुयान की सिचुएशन को देखकर पूरी तरीके से समझ गए होते हैं। वो सुयान के हाथों को पकड़ते हुए यांग काई के हाथों से एक साथ कर देता है, जिसकी वजह से दोनों की ही एनर्जी धीरे धीरे स्टेबल हो रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के साथ बेहतर फील करते हुए सुयान तुरंत ही यांग काई की गले को पकड़ लेती है, यानी कि हक कर लेती है। पर बात यहाँ पे नहीं रुकती, दूसरे के साथ और बेहतर फील के लिए दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ने लगते हैं। जो इंग्रेडिएंट बीस्ट होता है वो भी इन दोनों से मजे ले रहे होते हैं। साथ आगे बहुत कुछ होता है जिसके बारे में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑफिशियल एपिसोड के अंदर जाकर आप लोग देख सकते हो। फिलहाल के लिए हम लोग एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। फाइनली कुछ देर बाद इन दोनों के अंदर जो ये प्रोसेस होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होता है। इसके बाद हम यांग काई की बाहों में सुयान को देखते हैं। यांग काई कहता है बड़ी बहन सच में तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो। मेरी जन्म लिंगजियो पेवेलियन के अंदर हुई और मैं लिंगजियो पेवेलियन के अंदर ही पली बड़ी हुई। पूरे पेवेलियन के अंदर हमेशा ही मैं एक अच्छा जूनियर डिसाइपल बना रहा और मैं इसी बात को लेकर सभी के लिए सबसे अच्छा डिसाइपल बनने की कोशिश करता रहा और मैं भी यही चाहता हूँ। यांग काई कहता है इन 3 सालों के अंदर मेरी टारगेट बस इतना था कि मैं लिंगजियो पेवेलियन के अंदर रह पाऊँ। सबसे एंड में जाकर मेरी लाइफ की टर्निंग पॉइंट आया जहाँ से मेरी लाइफ पूरी तरीके से अब बदल चुका है। मैंने लिंगजियो पेवेलियन के अंदर ऐसे ऐसे लोगों से मिला जिनसे मुझे जीने की उम्मीद मिला। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और समझाया कि और भी ज्यादा तुम्हें पावरफुल होना है ताकि तुम अपनी फ्यूचर खुद ही बना पाओ। इन सभी से मुझे काफी कुछ चीजें समझ आया, जैसे कि दोस्ती और प्यार समझ लो। सुयान कहती है फाइनली मैं एक ऐसी पर्सन से मिला जो कि मेरी लाइफ के अंदर पहली बार कुछ अलग फील कराया और यही सबसे अच्छा फील था। यांग काई मुझे बचाने के लिए थैंक्स। ये सुनने की बात तो यांग काई भी दंग रह जाता है और वो भी सुयान को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए होते हैं। पर हम उस इंग्रेडिएंट बीस्ट को देखते हैं जो कि इन दोनों की इमोशनल सीन्स को देखकर वो भी इमोशनल हो गए होते हैं और मस्त तरीके से चिल मर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय।